हार्मोन्स हमारी बॉडी की पूरा पूरा फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। ये बेसिक चीज है। तो जब हमारी बॉडी में किसी पर्टिकुलर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई तो उससे क्या हुआ कि जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है वो उसकी डेफिशिएंसी हो गई। तो फाइनली जो एंजाइम नहीं बना तो वो पर्टिकुलर जो हमारा फाइनली हार्मोन है उसकी पूरी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को पूरी नहीं हुई। तो उससे क्या होता है, हेयर लॉस हो जाते हैं, हमारे को जो है वाइटनिंग ऑफ हेयर हो जाती है, स्किन डिसऑर्डरनेस हो जाती है, आई की प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेशन के इश्यूज शुरू हो जाते हैं और बॉडी के पैनक्रियाज के अंदर जो आपका इंसुलिन है उसकी फॉर्मेशन कम हो जाती है। यानी बेसिकली सारी चीज जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो इनटेक ऑफ अमीनो एसिड की फॉर्म में प्रोटीन जा रहा है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नमस्कार दोस्तों, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है ये कुछ लोग जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि प्रोटीन क्यों जरूरी है और किस तरह से बॉडी में काम करता है और कौन सा प्रोटीन किस सोर्स से बेहतर मिल सकता है जो ज्यादा डाइजेस्टेबल हो। क्योंकि बहुत सारा प्रोटीन जो हम लेते हैं वो उसमें से बहुत हिस्सा उसका डाइजेस्ट ही नहीं होता। प्रोटीन के बारे में आपको टेक्निकल साइंटिफिक जानकारी देंगे डॉक्टर संजीव कुमार जी। आप सीफैट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एक इंस्टीट्यूट है जो आईसीआर का इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं फूड ग्रेन एंड ऑयल सीड प्रोसेसिंग यूनिट के। और इस विभाग में रहते हुए आपने प्रोटीन के ऊपर बहुत काम किया है, रिसर्च की है और एक ऐसा प्रोटीन डेवलप कर दिया है जो सरसों के बीजों से तैयार होता है और हाईली डाइजेस्टेबल है, बहुत ही टेस्टी भी होता है। लेकिन आमतौर पर जो विशेषकर जिम जाने वाले युवा हैं या जिनको प्रोटीन ज्यादा मात्रा में लेना होता है वो या तो आइसोलेट प्रोटीन लेते हैं या वे प्रोटीन लेते हैं, लेकिन उन दोनों में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। और सस्ता और बहुत आसान प्रोटीन का क्या रास्ता है, कौन सा तरीका है जो हमारे सामने है, ये कैसे तैयार होता है, ये भी बताएंगे। तो प्रोटीन की बहुत गहरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। पूरा वीडियो जरूर देखिए, बहुत से युवाओं के लिए और युवाओं ही नहीं हमारे देश के सभी लोगों के लिए बहुत काम की हो सकती है, क्योंकि इंडिया में 70% से ज्यादा लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है, यानी कि जरूरत से कम प्रोटीन ले रहे हैं। ये आंकड़ा है जो रिसर्च पर आधारित है। तो ऐसे में प्रोटीन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा शरीर को, कैसे लाभदायक होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार जी। तो ये प्रोटीन डेफिशिएंट है तो इससे क्या दिक्कत है, प्रोटीन जरूरी क्यों है? बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्रोटीन हम करते तो हैं, लेकिन प्रोटीन आमतौर पे कहते हैं कि प्रोटीन से मसल बनती है। मोटा मोटी इतना ही पता होता है कि प्रोटीन खाएंगे तो मसल्स बिल्डअप प्रोटीन से ही होते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रोटीन की प्रोसेस क्या है? देखिए, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन हमारी बॉडी में मसल रिपेयर करता है, सेल रिपेयर करता है, सेल को ग्रोथ कराता है। इसके अलावा जो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स हैं या हमारी बॉडी के अंदर जितने एंजाइम्स हैं, जो एंजाइम है वो हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक होते हैं और एंजाइम बनाने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। तो हमारी बॉडी में जितने भी तरह के हार्मोन्स हैं, डोपामाइंस हो या जो आपको स्लीपिंग डिसऑर्डरनेस के लिए हो, बहुत तरह के आपके बॉडी में हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। तो वो सब के सब जो है उनका जो बेसिक सोर्स है वो प्रोटीन ही है। अब क्या होता है कि अगर हमने कोई आइसोलेटेड प्रोटीन खाया, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन डेफिशिएंट लोग हैं, तो एक अर्जेंट नीड थी कि हम कुछ ऐसे सोर्सेज ढूंढें जहां से हम प्रोटीन डेवलप कर सकें, प्रोटीन निकाल सकें। तो उसकी जैसे दालें बताई, राजमा बताया, जैसे फूड है उनमें क्या करते हैं, हमारे इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज उसको रात में भिगो कर रखते हैं, कुछ उन्हें उबाल लेते हैं, कुछ फर्मेंटेड फूड कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, कुछ हद तक प्रोटीन जो है, जो प्रोटीन एक कंबाइंड फॉर्म में है, वो छोटे से पार्ट में ब्रेक कर जाता है। और वो जो हमने आपको बताया कि हमारी बॉडी को जो है करीबन 9 तरह के एसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए, तो वो उन पार्ट्स में थोड़ा फ्रेगमेंट कर लेता है उसको, तो बॉडी को कुछ हद तक वो मिल जाते हैं। तो गवर्नमेंट का भी है और हम लोगों ने भी काम किया। हमने डी ऑयल केक जो होते हैं, चाहे वो सोयाबीन का हो, चाहे वो ग्राउंडनट का हो, चाहे वो मस्टर्ड का हो, हमने उनसे प्रोटीन को ड्राइव करने की कोशिश की है। तो हर क्रॉप किसी एसेंशियल एमिनो एसिड में डेफिशिएंट है, तो किसी में 1-2 डेफिशिएंसी है, किसी में 2 है, किसी में 3 नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनमें सब कुछ है। तो एक कॉम्बिनेशन से भी हम उसे पूरा कर सकते हैं या हम एक सोर्स ढूंढ सकते हैं जिसमें सारे एसेंशियल एमिनो एसिड मिल जाए। तो ये सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, जो सवाल हमारा था कि बॉडी को प्रोटीन की जरूरत जो है वो क्यों पड़ती है, तो आपने बताया तो मसल ग्रोथ के लिए वो जरूरी है प्रोटीन, और उसके बाद हार्मोन जो है वो अच्छी तरह से हार्मोन जनरेट हो बॉडी में, उसके लिए जरूरी है। तो 9 जो अमीनो एसिड है, जो एसेंशियल अमीनो एसिड है, वो इस प्रोटीन जो बाहर से हमें लेने पड़ते हैं, वही अमीनो एसिड जब जाएंगे तो जो 11 अमीनो एसिड आपने बताया नॉन एसेंशियल,
वो बॉडी बनाएगी इन्हीं प्रोटीन से। और जब वो बनेंगे टोटल अमीनो एसिड जो 20 हो जाएंगे तो उससे बनेंगे एंजाइम, और एंजाइम से बाद में बनेंगे हार्मोन। आपने बताया कि एंजाइम बीच में जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि एंजाइम बनने के स्तर पे उन्हें विटामिन भी चाहिए होते हैं, मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, लेकिन प्रोटीन बहुत जरूरी है। जैसे आपने बताया, देखिए ऐसा नहीं कि जैसे आपको पता है कि अल्टीमेटली हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, सारे सिग्नलिंग है बॉडी के अंदर, लगातार बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती रहती है। तो जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को डिफरेंट तरह की चीजों की जरूरत होती है। तो जो हार्मोन्स है वो हमारे बहुत सारे बॉडी फंक्शंस के लिए जरूरी है। तो जितने भी हार्मोन्स हैं उनमें मैक्सिमम जो है प्रोटीन ही है। ऑल जितने एंजाइम्स होते हैं वो सब प्रोटीन ही है। सब प्रोटीन एंजाइम और हार्मोन नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम हार्मोन्स और ऑल एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं। तो हमारी बॉडी में जब हमने इसेंशियल अमीनो एसिड को ले लिया, इसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब है 9 के 9 तरह के अमीनो एसिड हमारी बॉडी में है प्रोटीन के थ्रू। तो वो क्या होता है कि जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है वो पर्टिकुलर प्रोटीन उन नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड का प्रीकर्सर है, यानी उनका बेसिक सोर्स है, वो आगे बनते हैं। फिर वो विटामिन के थ्रू और प्लस मिनरल्स के थ्रू, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के थ्रू कुछ रिएक्शंस को ट्रिगर करते हैं, एंजाइम बन जाते हैं। एंजाइम एक कैटलिस्ट का काम करते हैं और वो बाद में हार्मोन्स बनाते हैं। हार्मोन्स हमारी बॉडी की पूरा फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, ये बेसिक चीज है। तो जब हमारी बॉडी में किसी पर्टिकुलर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई तो उससे क्या हुआ कि जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है वो उसकी डेफिशिएंसी हो गई, तो फाइनली जो एंजाइम नहीं बना तो वो पर्टिकुलर जो हमारा फाइनली हार्मोन है उसकी पूरी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को पूरी नहीं हुई। तो उससे क्या होता है, हेयर लॉस हो जाते हैं, हमारे को जो है व्हाइटनिंग ऑफ हेयर हो जाती है, स्किन डिसऑर्डरनेस हो जाती है, आई की प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेशन के इश्यूज शुरू हो जाते हैं, और बॉडी के पैनक्रियाज के अंदर जो आपका इंसुलिन है उसकी फॉर्मेशन कम हो जाती है। यानी बेसिकली सारी चीज जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो इंटेक ऑफ अमीनो एसिड की फॉर्म में प्रोटीन जा रहा है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। सर आपने बताया प्रोटीन के बारे में, जब हम बात कर रहे थे तो हमें तो आपने डिस्कशन में बताया कि प्रोटीन में कई तरह के अमीनो एसिड होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, जो जरूरी है शरीर के लिए। तो प्रोटीन क्या है बेसिकली, यहीं से शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है कि जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरत होती है इसकी। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स होते हैं उनसे मिलकर बनता है। तो प्रोटीन जो है वो उसमें हमारी बॉडी में 9 तरह के इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जिनकी जरूरत होती है, और 11 तरह के नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी में जरूरत है। तो जो इसेंशियल अमीनो एसिड होती है वो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, उनको हमें बाहर से उनको देना पड़ता है। यानी कि हमें बाहर खाद्य पदार्थों से उनको लेना पड़ता है, बॉडी में बाहर से सप्लाई करनी पड़ती है। जब वो इसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी में आ जाते हैं तो फिर हमारी बॉडी अपने आप से सिंथेसाइज करके जो बाकी 11 तरह के अमीनो एसिड है उनको पूरा कर लेती है। तो अब हमारे को बाहर से देने पड़ेंगे 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स, तो वो तो बाहर से ही सोर्स है, हमारी बॉडी अपने आप नहीं बना सकती। अब उसके डिफरेंट तरह के सोर्सेज हैं। जैसे सबसे पहले है जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो एनिमल के साथ जो उनकी मीट वगैरह खाते हैं तो वो उससे उनको पूरा करते हैं। तो जो मीट से आते हैं अमीनो एसिड्स, वो जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स है वो ज़्यादातर उन लोगों को मिल जाते हैं जो आपके मीट खाते हैं किसी भी तरह का, चाहे चिकन हो चाहे वो आपका गोट का मिल्क हो, जितने भी इस तरह के मिल्क है उससे उनको बीफ वगैरह से मिल जाता है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो उनको आती है जो वेजिटेरियन लोग हैं। तो वेजिटेरियन में भी एक और स्पेसिफिक हो गया जो दूध भी नहीं पीते, वेगन लोग हैं। तो जो लोग मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, चीज़ लेते हैं, दूध लेते हैं, दही लेते हैं, वो भी कुछ हद तक प्रोटीन्स को पूरा कर लेते हैं। लेकिन जो वेगन्स हैं या नॉन वेजिटेरियन के अलावा जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको प्रोटीन की जरूरत होती है ज़्यादा, उन्हें बाहर से लेना पड़ता है। तो अब हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल सोर्सेज हैं जहाँ से हम प्रोटीन को पूरा कर सकते हैं। जैसे जितनी दालें हैं या जितने मिनरल्स जितने हम लोग खाते हैं, आपके जो आजकल मिलेट्स आ रही हैं, दाल है, अखरोट है, ड्राई फ्रूट्स हैं, इनसे भी हम लेते हैं प्रोटीन्स को। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो प्रोटीन है वो उसे डाइजेस्टेबल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। अब वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रोटीन है अगर हम उसे एज सच कंज्यूम कर लें तो हमारी बॉडी इतनी ट्रेंड नहीं है कि उन सबको एब्जॉर्ब कर सके, तो उसका 20-25% हम लोग यूज कर पाते हैं, बाकी वो हमारा जो है वेस्ट मटेरियल के साथ चला जाता है। तो ये प्रोटीन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम। दूध से मिल रहा है वो डाइजेस्टेबल है, थोड़ा दूध का डाइजेस्टेबल हो जाता है, दूध वाला सबसे अच्छा होता है। जो वे प्रोटीन होता है वो दी बेस्ट होता है, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे देश में जो है इतनी ना गाय भैंस है, इतना दूध भी नहीं हो पाता। तो जो वे प्रोटीन है वो कॉस्टली बहुत है, वो आम जनता जो है गरीब लोग है वो उसे नहीं सेवन कर सकते। और जो बच्चे आजकल के नवयुवक हैं वो जिम जाते हैं और जिम वाले उन्हें रिकमेंड करते हैं कि आप प्रोटीन खाओ, तो वो 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार का डब्बा लेके आते हैं। तो वो जो प्रोटीन के जितने भी अवेलेबल प्रोटीन मार्केट में बिक रहा है जिम वालों के लिए स्पेशली, उसके अंदर वो बहुत तरह की एडल्ट्रेशन उसके अंदर है,
मोर देन 95% अडल्ट्रेशन रहता है। हमने खुद टेस्ट किए बहुत सारे सैंपल, तो 15-20% प्रोटीन होता है। बाकी उसके अंदर जो है आपका जो पी होता है, पी का जो पाउडर है उसे मिक्स कर देते हैं, मिल्क पाउडर मिक्स कर देते हैं, शुगर मिक्स कर देते हैं, कुछ स्टेरॉइड मिक्स कर देते हैं। तो वो एक बहुत नुकसान देता है, उतना फायदा नहीं करता जितना जरूरत है, उसके विपरीत उल्टा असर वो करता है। तो मिलावटी चीज मिलती है, तो वे प्रोटीन हर आदमी के बस में नहीं हो उसे खाना, और वो बहुत से इंपोर्टेंट मटेरियल होते हैं, न जाने उसमें क्या क्या मिला हुआ है, बड़ा मुश्किल है। तो वे प्रोटीन तो महंगा हो गया, जो दूध जो पनीर का पानी बचता है उसको पानी को इवेपोरेट करके बनाते उसके हैं। अंदर बहुत कम क्वांटिटी का प्रोटीन निकलता है, तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। अब जैसे अब वे है, वे को लेते हैं, उसके अंदर से प्रोसेस करते हैं, बहुत कम मिलता है, तो बहुत सारा वे चाहिए, तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है उसकी। वो तो महंगा होता है। बहुत महंगा होता है, वो पॉसिबल नहीं होता। हमारे देश के अंदर 70-71-72% लोग जो है प्रोटीन डेफिशिएंट है। जो बच्चे हैं उन्हें प्रोटीन माल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन नहीं मिल पा रहा। अगर हम अमेरिका के कंपैरिजन में, यूरोप के कंपैरिजन में अपने देश को देखें, तो हमारे लोग जो है प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। अब एक बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि बड़ा महंगा है, गरीब आदमी इसको कैसे करे, गरीब आदमी कैसे अपनी बॉडी को कंट्रोल करे। देखिए, एक्सरसाइज तो कोई भी कर सकता है, एक्सरसाइज के लिए जिम जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप कुछ भी काम करें, घर पे बैठ के बहुत सारे काम कर सकते हो, आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है, कोई रिगोरियस एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। जैसे अब क्या है कि जो प्रोटीन के सोर्सेस हैं, जैसे हमने बताया कि जैसे आप बोलते हैं कि बादाम खाओ, काजू खाओ, अखरोट खाओ, या कुछ महंगी चीजें खाओ, या आप जो है वे प्रोटीन खाओ, आपके पास अल्टरनेटिव सोर्स है। जैसे आप जैसे कुछ दाल है या चने हैं, भिगो खाना चाहिए, इनको रोस्ट करके खाना चाहिए। जैसे अब हम लोगों ने जो प्रोटीन डेवलप किया है, जैसे मस्टर्ड से जो था, मस्टर्ड की जो आपको डिस्कस कर रहे थे, ये जो है मस्टर्ड से जो डीओसी आती है, जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से ऑयल निकाल लेते हैं, उसके बाद जो डी ऑयल केक आता है, इस केक के अंदर जो है ऑयल नहीं होता, और ये लगभग 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए का मिल जाता है। इसके अंदर से हम लोग जो है इसके अंदर ट्रीटमेंट करके हाइड्रोलाइज्ड प्लांट प्रोटीन बना देते हैं। तो ये हाइड्रोलाइज्ड प्लांट प्रोटीन जो है, ये इसके अंदर सभी तरह का एमिनो एसिड रहते हैं। हमने मस्टर्ड से दुनिया में पहली बार इसको बनाया है, क्योंकि इसके अंदर कुछ इश्यूज थे, जैसे इसके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स थे, या इसके अंदर कुछ बिटरिंग पार्ट था। तो हमने वो बिटरिंग पार्ट को रिमूव किया, एंटी न्यूट्रिशन चीजों को दूर किया, और उसके बाद हमने डी ऑयल केक तैयार किया। इसके अंदर इसकी जो प्रोटीन एफिशिएंसी रेशो है वो बहुत अच्छी है, हमने टेस्ट किया है। इसके अंदर जो बाकी एफएसआई के स्टैंडर्ड्स है, उससे ये वे प्रोटीन को काफी हद तक मैच करता है। और ये जो चीज है, ये बड़ी आसानी से मार्केट में गरीब लोगों के लिए मिल सकती है। तो ये हमारा इंस्टीट्यूट जो ICAR-CFET है, हमने ये चीज डेवलप की है। तो अगर इसकी कॉम्पिटिबिलिटी क्या है कि ये वाटर सॉल्युबल है, इसको आप किसी भी चीज में मिक्स कर सकते हो, इसको आप जो है दही में मिला सकते हो, इसको आप सूप में मिला सकते हो, सब्जी में मिला सकते हो। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी जो होगी उसे ये दूर कर देगा। इसमें सभी तरह के एमिनो एसिड प्रोफाइलिंग है, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करेंगे, और जो हमारी जो सेल्स है उनकी रिपेयर करना, और जो नई सेल को बनाना और रेगुलेट करना बॉडी एक्शंस के लिए, इसके लिए इन सबको कंट्रोल करने के लिए प्रोटीन की जरूरत है, जो इससे मीट आउट हो जाएगा। जो ये आपने डी ऑयल केक, जो सरसों का मस्टर्ड खली जो है, सरसों की खली से बनाया है ये प्रोटीन, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये जो प्रोटीन की बात की अभी हमने, इसकी डिटेल वीडियो हमने बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वो आप देख सकते हैं। तो सर, ये जो प्रोटीन आपने बताया कि जरूरी है शरीर में, अब ये प्रोटीन के सोर्स, इजी सोर्स क्या है वो और बता दीजिए, ताकि लोग उस प्रोटीन को ले पाए। क्योंकि आपने बताया कि इस प्रोटीन में जो 9 अमीनो एसिड हैं, जो एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, उनके सोर्स तो बहुत है, पर वो डाइजेस्टिबिलिटी कम है। तो अगर हम बात करें, दाल की बात कर लेते हैं, जो मुख्य रूप से नॉन वेजिटेरियंस के लिए बोला जाता है, या आप पीनट की बात कर लेते हैं, या राजमा है, और कुछ हद तक गेहूं में भी प्रोटीन होता है, चने में भी प्रोटीन होता है। तो वो प्रोटीन कितना सफिशिएंट है, और बाकी क्या इजी सोर्स है? देखिए, प्रोटीन हर चीज में होता है। जैसे आप कहें, गेहूं में भी प्रोटीन है, थोड़ा सा चावल में भी प्रोटीन है, किसी में प्रोटीन ज्यादा है, किसी में प्रोटीन कम है जी। तो प्रोटीन की जब हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं इसके अंदर टोटल कितना प्रोटीन है। तो टोटल प्रोटीन का मतलब है एज ए सम अप, कैलकुलेशन के हिसाब से कितना प्रोटीन है, नहीं हम उसको निकालते हैं उसके अंदर कितना नाइट्रोजन है। तो पहले हम उसके अंदर क्या होता है, किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर नाइट्रोजन कैलकुलेट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड मेथड्स है। फिर नाइट्रोजन से मालूम चल जाता है कि प्रोटीन, टोटल प्रोटीन कितना है। और वो जो प्रोटीन है उसकी प्रोफाइलिंग है कि वो प्रोटीन जो है, वो कौन सा वाला प्रोटीन इसके अंदर है और कौन सा वाला प्रोटीन नहीं है। ये डिसाइड होगा 9 अमीनो एसिड के। 9 इसे वो सारे आ जाता है, उसकी स्टडी होती है प्रॉपर्ली। उसके अंदर मशीनों से हम टेस्ट करके बताते हैं कि इसके अंदर इतना एसेंशियल अमीनो एसिड है, ये वाला एसेंशियल अमीनो एसिड इसके अंदर भी है, और इतना नॉन एसेंशियल भी है। होता है एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों है। लेकिन हमारी बॉडी जो है, अगर हम एसेंशियल अमीनो एसिड हम लें, तो हमारी बॉडी अपने आप नॉन एसेंशियल बना लेती है, लेकिन एसेंशियल हमारी बॉडी नहीं बना सकती। वैसे जो बाहर के सोर्स है, उसमें एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों है।
तो हम जब लेते हैं तो बॉडी में दोनों चीज जाती है, लेकिन अगर अगर नॉन एसेंशियल ना भी जाए तो बॉडी बना लेती है। ठीक है। अब क्या है कि किसी चीज में कोई चीज की कमी है, किसी चीज में किसी चीज की कमी है, लेकिन होता क्या है कि हमारी बॉडी में एज ए रॉ हम उसको डाइजेस्ट करने की प्रॉब्लम है। तो लेकिन हमारी इंडियन जनरेशन नॉलेज ये कहती है कि देखो होगा, आप कुछ भी खाने, माता बहनें घर में खाना बनाती हैं तो दाल को भिगो कर रखती है, रात भर भीगी रहती है दाल, या उसे फर्मेंटेड करके खाते हैं, या उसे उबाल के खाते हैं। तो उसको इस तरह से करने से क्या होता है कि जो प्रोटीन की कॉम्प्लेक्सिटी है वो छोटे छोटे पेप्टाइड्स की फॉर्म में टूट जाता है, थोड़ा सा वो डाइजेस्टेबल हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत सी जो दालें हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि अगर हम दाल को भिगोएं तो उसके अंदर से झाग सा बन जाता है ऊपर। तो वो जो झाग बन जाते हैं वो ऐसी चीजें जो नॉन एडिबल है, तो उसको क्या करते हैं, उसको बाहर से निकाल दिया जाता है और फिर उसको खाया जाता है। जैसे कि अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं, जो एक दाल है जो उधर होती है, आपके वेस्ट बंगाल में होती है। तो वो क्या है, उस दाल के अंदर का खेसरी दाल उसको बोलते हैं। तो खेसरी दाल में क्या प्रॉब्लम है कि उसके अंदर नॉन एडिबल पार्ट होता है उसके अंदर, उसको अगर हम कंज्यूम करें तो हमें न्यूरो ट्रांसमिशन में दिक्कत आती है और हमको जो है कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डरनेस हो जाता है। तो वो जो कंपाउंड है उसको हम सेपरेट कर रहे हैं, अभी एक काम कर रहे हैं, उसको सेपरेट कर लेंगे तो वो दाल भी एडिबल हो जाएगी। तो हमारी जो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज जो सिंपल है, फर्मेंटेशन, सोकिंग, बॉइलिंग और रात में उसको भिगो कर रखना है, सब कुछ जो है उससे क्या होता है, हम उसको थोड़ा सा डाइजेस्टेबल फॉर्म में ले आते हैं प्रोटीन को, और कुकिंग करके उसे खाते हैं। अगर हम कच्चा खाएंगे तो वो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। कुछ हद तक बॉयल करके वो एब्जॉर्बेशन में हमारी बॉडी में आ जाता है। तो इस तरह से खाना बना होता है, जैसे मूंगफली हो गई, आपके जितने भी मिलेट्स हैं उसके अंदर प्रोटीन है, या आपके जो आप कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, लेकिन वो कितने डाइजेस्ट होंगे और कितने डाइजेस्ट नहीं होंगे ये थोड़ा सा इशू है। जैसे कि अगर आप बादाम को भिगो के खाएं रात में और सुबह उसको खाएं तो उसके अंदर जो प्रोटीन है उसकी वो ज्यादा ऐसा प्रोटीन आएगा जो डाइजेस्टेबल हो जाएगा। अगर आप ऐसा बादाम को खाएंगे तो उसके अंदर उतना नहीं आ पाता, सीधा बादाम खाएंगे तो वो इतना डाइजेस्ट उतना नहीं आता। इसलिए आप देखते हो कि बादाम को रोस्ट करके खाते हैं। कुछ रोस्टिंग करने से भी जो एक्चुअली क्या होता है, प्रोटीन को जो बांधते हैं आपस में वो कुछ केमिकल्स होते हैं जिससे प्रोटीन आपस में जुड़े रहते हैं। तो रोस्टिंग करने से वो जो बॉन्ड्स है वो टूट जाते हैं, तो कुछ हद तक वो फ्री हो जाते हैं अमीनो एसिड की फॉर्म में, तो उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है, एब्जॉर्प्शन है, लिटिल बिट बढ़ जाता है। सोकिंग करने से, बॉइलिंग करने से, रोस्टिंग करने से कुछ बढ़ जाता है। लेकिन जो अब हम बता रहे हैं, हम उसको पूरा उसका ऑपरेशन ही कर देते हैं बाहर, उठा के उसको पूरी तरह से ब्रेक करके ले आते हैं बाहर से। जैसे आप समझो फर्मेंटेड फूड आप खाते हो तो उसके डाइजेस्टिबिलिटी ज्यादा होती है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है फर्मेंटेड फूड, तो क्योंकि हमने बाहर से कर दिया उसको। ऐसे ही हम लोग हाइड्रोलाइज्ड प्लांट प्रोटीन बनाते हैं तो हम लोग उस प्रोटीन को बाहर ही मेथड से, अपने डेवलप किए मेथड से उसको इस फॉर्म में ले आते हैं कि हमारी बॉडी आसानी से उनको एब्जॉर्ब कर सके। ये जो आप फॉर्म में ले आने की बात करें, हाइड्रोलाइज्ड प्लांट प्रोटीन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने बताया कि जो कॉम्प्लेक्स में रहता है, बंधा हुआ रहता है प्रोटीन, तो 9 अमीनो एसिड बंधे हुए रहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? सारे के सारे, मतलब जितने भी उसमें अमीनो एसिड है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहते हैं, उनका टूटना जरूरी है तभी वो मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बॉडी में जाके कुछ टूटते हैं तो थोड़ा मिलता है, नहीं तो जैसे मैं मस्टर्ड के बारे में आपको बताऊं, मस्टर्ड के अंदर क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन और मिनरल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो वो फाइटिक एसिड होता है, तो वो क्या मिनरल और वो आपस में जुड़े होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर थोड़ा सा एक पर्टिकुलर कोई एंजाइम उसके अंदर मिल जाए या उसके अंदर हीट ट्रीटमेंट हो जाए तो वो क्या होता है कि वो टूट जाते हैं। पहले वो मिनरल से प्रोटीन अलग हो जाते हैं, फिर बाद में जो प्रोटीन है वो अपने आप सिनापाइन और सिनापिक एसिड से जुड़े होते हैं। तो जब हम बाहर उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो वो सिनापिक एसिड को रिमूव कर देते हैं, तो वो जो बंधे होते हैं वो टूट के बिखर जाते हैं। तो उसके लिए पर्टिकुलर हीट ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कैटलिस्ट और सर्टेन टेक्नोलॉजीज इज इन्वॉल्वड इन दैट। So we first separate the proteins from minerals, and then we separate the protein from them itself. Okay. And then finally it is in the form of small peptides, small molecular weight structure comes. It is not a lumps of protein, it is a fragmented small molecular weight peptides, proteins, a scattered form that can be absorbed easily by our body. Our body itself cannot digest them. That body cannot break them in different parts because in our body the time of digestion is little. HCl is in there in our stomach, but the temperature is 35 degrees centigrade and every food remains 40 to 45 minutes in our stomach, so the time is low. कम समय कम होता है तो वो एसिड उतना काम नहीं कर पाता, उससे वो टूटते नहीं है और डाइजेस्ट कम होते हैं, कुछ पार्ट ही प्रोटीन का मिलता है, कुछ पार्ट टूट जाता है, कुछ पार्ट आ जाता है, तो वो एक आधा अधूरा सा प्रोसेस रहता है, प्रोसेस है। इसीलिए प्रोटीन जो ले भी रहे हैं वो पूरा यूटिलाइज बॉडी में नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके साथ क्या होता है कि जब वो मीट लेते हैं तो मीट के अंदर
जो मीट है उसके अंदर जो प्रोटीन है वो काफी हद तक स्कैटर रहता है, टूटा हुआ रहता है। क्योंकि जो एनिमल है वो घास खाता है, उसके अंदर वो चीज कर चुका होता है, उसके अंदर फाइनली वो प्रोटीन जो है मांस की फॉर्म में आ जाता है। तो जब वो खाते हैं तो उनके अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोटीन ज्यादा रहते हैं। लेकिन वहां पर एक इशू, एक बड़ा खतरनाक इशू है। वहां पे इशू ये है कि जो जानवर होते हैं उनको इंजेक्शन लगते हैं एंटीबायोटिक, तो उनका रेजिडुअल इफेक्ट रहता है मीट के अंदर। तो वो क्या होता है कि वो इनडायरेक्टली उनकी बॉडी में जाता है, या जो जानवर के अंदर बीमारियां हैं, जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, वो थ्रू मीट बॉडी में ट्रैवल करते हैं, जो कि वेजिटेरियन लोगों के अंदर उसकी चांस काफी कम रहते हैं। तो वो एक तरीके से प्रोटीन रिच डाइट तो ले रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली कुछ वायरस और कुछ बैक्टीरिया केवल हीट ट्रीटमेंट से खत्म नहीं होते, वो उनकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो ये एक बड़ा खतरनाक इशू है। मतलब जो हीटअप होने के बाद भी परसिस्ट केवल हीट से नहीं खत्म किए जा सकते, वो सस्टेन कर जाते हैं कुछ वायरस। तो वो एक्चुअली गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स है कि मीट भी जो है इस तरह का होना चाहिए, जो स्लॉटर हाउस है वहां पे जो एनिमल्स हैं उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए कि वो उनके अंदर कोई ट्रांसफरेबल कंटेनियस ऐसी कोई चीज तो नहीं है। लेकिन वो होता क्या है कि कुछ वो फॉलो नहीं हो पाते, तो मीट इनडायरेक्टली उनकी बॉडी में एंटर करता है, तो वो वहां पर इशू डेवलप हो जाते हैं। तो लोग थोड़े से वेजिटेरियन की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं। तो वेजिटेरियन में जो आपने बताया कि अगर इस तरह का प्रोटीन लें जो डाइजेस्टेबल हो तो वो ज्यादा इजी है, और उसी का आपने बेहतरीन सोर्स एक डेवलप कर दिया है जो हमारे सामने मस्टर्ड है। इसी मस्टर्ड से डी ऑयल केक तैयार होता है और उसी से आपने ये प्रोटीन पाउडर बना दिया है। तो ये आपने बताया हाईली डाइजेस्टेबल है। हमने एक नया एरिया खोल दिया, हमने प्रोटीन का एक नया सोर्स डेवलप कर दिया, जो कि हम मस्टर्ड से निकालेंगे। मस्टर्ड के सीड से तेल निकला, तेल से खल निकली, खल से डीओसी आया, डीओसी के साथ हमने फिर हाइड्रोलाइज्ड प्लांट प्रोटीन बनाया, और इससे जो बचा उसको एनिमल फीड में लिया है, फर्टिलाइजर में लिया। तो हमने एक चेन, एक सर्कुलर इकोनॉमिक्स की बात की, जो अल्टीमेटली फार्मर्स की इनकम भी बढ़ाएगी, और इसमें उद्योग धंधे स्थापित होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और देश की हेल्थ जो है वो ऊपर जाएगी। तो इस तरह का काम हमने किया है। अब देखिए हमने जो डेवलप किया है, ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, हम लोगों ने इसके टेस्ट कराए, वो सारे सक्सेसफुल टेस्ट है, सब कुछ अच्छा है, प्लांट रेडी है। कोई 100 टन का लगाना चाहे 100 टन लगाए, 200 टन लगाए, 50 टन लगाए, 5 टन लगाए, जो जितनी कैपेसिटी उस तरह के प्लांट लग जाए। ये टेक्नोलॉजी नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस पर अवेलेबल है, जो आएगा उसको मिल जाएगी। गवर्नमेंट की सर्टेन फीसेज है, वो गवर्नमेंट को जमा करके आप इसे ले सकते हैं आईसीआईसीआई फेड से। तो दोस्तों जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि जो प्रोटीन है, ये मैं आपको बता दूं इसके बारे में, ये प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है जो हाईली डाइजेस्टेबल है, और ये टेक्नोलॉजी भारत में पहली बार डेवलप हुई है कि मस्टर्ड सीड्स के जो डी ऑयल केक है, डी ऑयल केक आप समझिए कि मस्टर्ड के बाद खली तैयार होती है, यानी कि एक्सपेलर में जब तेल निकालते हैं तो खली तैयार होती है, उस खली में 8% ऑयल बच जाता है, 7-8%, लेकिन उसके बाद उसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट में डाल करके तेल और निकाल दिया जाता है, केवल 1% तेल बचता है, वो बिल्कुल डी ऑयल हो जाते हैं। यानी कि ऐसी खली जिसमें तेल नाम मात्र है, उससे जो ये वेस्टेज होता है ये केवल पशुओं के काम आता है थोड़ा बहुत, और बहुत यूं समझिए ऑलमोस्ट वेस्ट माना जाता है। लेकिन इसमें है बहुत तगड़ा वाला प्रोटीन, और ये प्रोटीन ऐसा है जो डाइजेस्टेबल फॉर्म में डेवलप कर दिया है इस खली से डॉक्टर साहब ने अपनी टेक्नोलॉजी लगा करके, और अब ये टेक्नोलॉजी यहाँ कमर्शियलाइज होने के लिए तैयार है। यानी कि ये प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है जो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा, और इसमें 36 से 40% प्रोटीन है, और पानी में घुलनशील है, किसी भी चीज में डालकर खा सकते हैं। यूं कहिए ये ऐसा क्रांतिकारी कदम है डॉक्टर साहब की तरफ से कि भारत में प्रोटीन डेफिशिएंसी दूर हो सकती है। जी हाँ, ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है, ये बात है। सरसों भारत में बहुतायत में उगाई जाती है, बहुतायत में तेल निकलता है, बहुतायत में डी ऑयल खली बचती है, उस खली को यूं ही फेंक पशुओं को दे दिया जाता है, या और किन्हीं चीज में यूज कर लिया जाता है। पशुओं को भी इससे बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता नहीं है क्योंकि तेल बहुत कम होता है, लेकिन इसको जब प्रोसेस करके बनाते हैं तो इसमें दो चीजें निकलती है, एक तो इंसानों के लिए प्रोटीन, और एक मैं आपको और दिखा दूं, ये एक इंसानों के लिए प्रोटीन और ये पशुओं के लिए प्रोटीन। इसमें भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन है। ये वेस्ट जो बचा ये पशुओं के लिए यूज होगा, जो कि हाई प्रोटीन देगा, और ये इंसानों को देगा। तो ये प्रोटीन की फॉर्म अब आने वाली है भारत में, कमर्शलाइज होने वाला है ये जो ये प्रोटीन का जो टेक्नोलॉजी है। तो इस तरह से प्रोटीन की डेफिशिएंसी दूर होगी। अब एक सवाल और पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब से। अक्सर ये कहा जाता है कि प्रोटीन बहुत ज्यादा लेना भी नुकसानदायक होता है, डॉक्टर साहब ये क्या प्रोटीन बहुत ज्यादा लेने का मतलब ये होता है, देखिए ऐसा है कि अगर हम लोग जो है सोयाबीन का प्रोटीन लेते हैं जी, तो ये रिपोर्टेड है कि सोयाबीन का जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है कि जो हमारी बॉडी में डिफरेंट एंजाइम है, जो हमारी बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां पर जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है,
उसमें ट्रिप्सी इनहिबिटर बन जाता है। ट्रिप्सी इनहिबिटर का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइप का जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को रोक देता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी आंतों के अंदर जो है जो न्यूट्रिशंस है उसको एब्जॉर्ब करने की ताकत खत्म हो जाती है, तो वो उसका एक नुकसान है। तो जो सोयाबीन का जो प्रोटीन है उसके अंदर ट्रिप्सी इनहिबिटर का कॉन्सेप्ट रहता है। तो ज्यादा लेने से क्या होता है कि हमारी जो हमने सब कुछ भी किया पेट में डाइजेस्ट हो गया, जो बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो वहां वो एब्जॉर्ब करता है, जो चीज बनी उसको एब्जॉर्ब करता है, तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता। प्रोटीन टूट भी गया, सब कुछ भी हो गया, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो वो ट्रिप्सी इनहिबिटर कर देता है। तो वो प्रोटीन का एक साइड इफेक्ट है। ये स्पेशली सोयाबीन में होता है, सोयाबीन में होता है, बाकी में सोयाबीन में पर्टिकुलर रिपोर्टेड है, सोयाबीन में ही होता है। इसके अलावा क्या है कि जैसे ग्राउंड नट से हम प्रोटीन बनाते हैं, तो ग्राउंड नट में क्या होता है कभी कभी जो है एफ्लाटॉक्सिन आ जाती है। तो जो एफ्लाटॉक्सिन है वो एक पर्टिकुलर टाइप का एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि कार्सिनोजेनिक है। वो क्या होता है कि अगर वो जो प्रोटीन उस डीओसी से बना जो मॉइस्चर रखा है वो 50 डिग्री टेम्परेचर आ गया, तो वो एक फंगस उसके अंदर डेवलप हो जाती है जो कि कार्सिनोजेनिक है, तो वो भी एक इशू हो जाता है। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो क्या है कि एक बहुत से लोग जो है क्या होते हैं कि एलर्जेटिक होते हैं बहुत से लोग, जैसे क्या है कि जैसे वीट है, वीट के अंदर बहुत से लोग वीट की एलर्जी होती है, ग्लूटन से हो जाता है। ग्लूटन की एलर्जी होती है, बहुत से लोगों को मिल्क प्रोडक्ट की एलर्जी होती है, लैक्टोज की होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंट लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। तो वो मिल्क का नहीं ले सकते, मिल्क के प्रोडक्ट नहीं ले सकते, तो प्रोटीन वहां से मिल नहीं रहा। और वीट के है वो वीट का ले सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये जो मस्टर्ड से निकला इसके अंदर किसी भी तरह की एलर्जेनिटी नहीं है, मतलब ये डाइजेस्टेबल भी है और ये सभी कोई के- दिक्कत भी नहीं कोई करेगा। दिक्कत नहीं करेगा। इसके अंदर क्या है, क्योंकि अभी तक जो हिंड्रेंस थी वो इसके अंदर जो बिटरिंग पार्ट था, जो इसका जो इसके अंदर स्मेल थी, वो एक इशू था जिसकी वजह से बड़ी कंपनी इसके ऊपर हाथे डाल रही थी। अब हमने वो चीज रिमूव कर दी, अब उसको ब्लैंक टेस्ट का बनाया और उसके अंदर ग्लूटामिक एसिड का इंक्रीजमेंट किया, तो टेस्ट एनहेंसर भी किया। अब ये हर उसके लिए फिट है जिसके अंदर चाहे उसके अंदर बीट से एलर्जी हो, चाहे किसी को जो है मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी हो, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज आ रही है। तो सोयाबीन के साथ रिपोर्टेड है कि सोयाबीन के एक्सेस यूज से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ऐसे ही हर चीज का थोड़ी थोड़ी है, लेकिन इसके साथ अभी ऐसा कुछ रिपोर्टेड नहीं हुआ है। तो ये तो अभी मार्केट में आने वाला है जो टेक्नोलॉजी आप देंगे, हाँ जी। लेकिन ये है कि अच्छे सोर्स से प्रोटीन डाइजेस्टेबल लेंगे तो वो बहुत जरूरी है जी। बॉडी की सेल्स रिपेयरिंग के लिए भी और सेल्स ग्रोथ के लिए भी और एंजाइमेटिक जो प्रोसेस है उसके लिए भी, क्योंकि आपने बताया एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोटीन के थ्रू मिलेंगे, उससे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बॉडी खुद बना लेगी जी। अगर बाहर से नहीं आता है, और फिर उससे एंजाइम बनेंगे जो न्यूट्रिएंट्स बाकी की उपस्थिति में बनेंगे और फिर हार्मोन्स बनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मस्टर्ड इंडियन क्रॉप है, हो, तो ये जो डॉक्टर मस्टर्ड इंडियन क्रॉप है, हमारे देश की क्रॉप है, इसके बहुत अमेजिंग क्रॉप है। मस्टर्ड के अंदर न जाने क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, इसके अंदर बहुत सारे, जैसे हमने आपसे बात की थी कि मस्टर्ड के अंदर हमारे आयुर्वेद में इसके न जाने कितने इस्तेमाल किए गए हैं। अगर आप कहो तो मैं बता भी सकता हूँ। जी, मस्टर्ड की बात जो डॉक्टर साहब ने की इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ये वीडियो प्रोटीन के बारे में था, मस्टर्ड के बारे में फोकस डॉक्टर साहब का इसलिए है क्योंकि मस्टर्ड पे एक्सक्लूसिवली काम यहाँ पर हुआ है और इतना बेहतरीन काम हुआ है कि देखिए 2 तरह के प्रोटीन निकाल दिए। पहले क्या निकलता था, केवल तेल निकला, इससे खली निकली, खली पशुओं को चलेगी, तेल हमने खा लिया, प्रोटीन की बात ही नहीं होती थी। इस खली में थोड़ा बहुत जो प्रोटीन पशु को मिल गया, नहीं तो तेल में फैट मिलता था। वो हालांकि फैट गुड फैट होता है, जो सैचुरेटेड फैट जो अनसैचुरेटेड फैट होता है, लेकिन अब निकाल दिया है प्रोटीन। तो ये प्रोटीन बेहतरीन प्रोटीन है, जिस प्रोटीन डेफिशिएंसी की हम बात करें उसको दूर करता है। तो इसलिए डॉक्टर साहब मस्टर्ड पे फोकस इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है, तो शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, तो ये तो मतलब यूं कहिए कि प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स होगा। ऐसी सोर्स है। जो स्टार्च है, जितने भी ऐसे इमल्सिफायर और टेक्निकल एजेंट होते हैं उसमें स्टार्च का इस्तेमाल किया जाता था। जी, तो वो स्टार्च जो है वो जितने शुगर पेशेंट है उनके लिए गलत था। तो लेकिन अब जो मस्टर्ड से इस वाले पाउडर से हम टेक्निकल एजेंट लेके आ रहे हैं, तो वो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो इसके वजह शुगर पेशेंट के लिए भी दी बेस्ट है। शुगर पेशेंट के लिए भी ये वाला प्रोटीन बेहतरीन है। जी। तो प्रोटीन लीजिए, लेकिन अच्छा वाला प्रोटीन लें जो डाइजेस्टेबल हो वो लें। और ये भी देखने वाली बात है कि डाइजेस्टेबल कौन सा प्रोटीन, कितना हम उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, उसी इंटेक में लें। 60-70 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन का जरूरी है बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों ये प्रोटीन की बात थी। इसके बारे में और अधिक जानकारी लेनी हो तो नंबर हमने दिया हुआ है। आपको फिर से बता दूं कि डॉक्टर साहब यहाँ सी फैट में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर सी फैट में इसमें फूड ग्रेन एंड ऑयल सीड प्रोसेसिंग यूनिट के हेड हैं और इसमें प्रोसेसिंग में गहरी जानकारी रखते हैं। तो केमिकल इंजीनियर हैं, तो इन्हें प्रोटीन और इन चीज़ों की भी गहरी जानकारी, इसीलिए वीडियो आप तक
इसीलिए इस वीडियो में हमने बात की प्रोटीन की। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।